हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ विटामिन B6 के बारे में बात करेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसको कि पायरोडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन ही चल रहे हैं जिससे कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिएगा। और आई होप आप सब घर में होंगे, सेफ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सो करते रहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पायरोडॉक्सिन की बात करते हैं। सो ओके, पायरोडॉक्सिन के अगर इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री इसमें है कि आपके जो प्रयोग किया गया था वो चूहों पर किया गया था। और किस लिए किया गया था? डर्मेटाइटिस जो डिजीज़ है उसके लिए प्रयोग किया गया था। इसमें क्या था कि चूहों को विटामिन B2, जो ये भी जो है वो B2 ग्रुप का ही विटामिन है। ठीक है, तो चूहों को विटामिन B2 से रहित जो भोजन होता है, विटामिन B2 जिसमें एब्सेंट होता है, वैसा भोजन उनको खिलाया तो उनमें क्या हो गया? डर्मेटाइटिस हो गया। ठीक है, जब उनको B6 वाला आहार दिया गया तो उसके उनमें जो डर्मेटाइटिस जो था वो ठीक हो गया। ठीक है, रहित आहार दिया गया, डर्मेटाइटिस से पीड़ित हो गए चूहे। B6 युक्त आहार दिया तो डर्मेटाइटिस ठीक हो गया। तो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने फिर इस कारक को क्या नाम दिया? एडरमाइन नाम दे दिया गया। पायरोडॉक्सिन को क्या नाम दिया था? एडरमाइन नाम दिया। और बाद में इसको क्या नाम दिया? B6 का नाम दिया। ठीक है, और 1938 में ग्योर्गी नाम के जो वैज्ञानिक थे, ग्योर्गी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे पायरोडॉक्सिन नाम दिया। पायरोडॉक्सिन नाम 8 में। ठीक है, ग्योर्गी, अगर आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो आप इस नाम को लिख लीजिएगा। ठीक है, और 1938 में उन्होंने पायरोडॉक्सिन नाम दिया। पायरोडॉक्सिन बनता किस चीज़ से है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये बात करते हैं। इसमें देखिए, जो पायरोडॉक्सिन तत्व पाए जाते हैं इस पायरोडॉक्सिन में, इसमें आपके फर्स्ट आता है फर्स्ट पायरिडिन न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस आएगा इसके अंदर, US। ठीक है, फर्स्ट पायरिडिन न्यूक्लियस। और आपके 2 प्राइमरी एल्कोहलिक मीन्स की 1 पायरिडिन न्यूक्लियस, 2 प्राइमरी एल्कोहलिक और फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये चीज़ें जो है ये मिलकर क्या बनाती हैं? पायरोडॉक्सिन बनाती हैं। इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। टाइप जो है पायरिडिन, इसमें आ रहा है एक पायरिडिन न्यूक्लियस। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, उसके अलावा आता है फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एल्कोहलिक समूह जो है उसके स्थान पर एल्डिहाइड जो आपके ग्रुप है वो ऐड कर दिया गया है, एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ क्या था? यहाँ था आपके एल्कोहलिक समूह था, उसकी जगह पर एल्डिहाइड, बाकी सब सेम। क्या आता है? एक तो पायरिडिन न्यूक्लियस आ रहा है इसके अंदर, और दूसरा आ रहा है प्राइमरी एमाइन, जिसमें कि आपके यहाँ एल्डिहाइड समूह के स्थान पर आपके प्राइमरी एमाइन कर दिया गया है, और आपके फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये थी इसकी संरचना। जो पायरोडॉक्सिन है गंध रहित होता है, स्वाद किसका होता है? इसका कसैला। ठीक है, और सफ़ेद रवेदार होता है, सफ़ेद रंग होता है और रवेदार होता है। जल और अल्कोहल में घुलनशील, बिल्कुल, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, सो वाटर में घुलनशील है और आपके सोल्यूबल है, और आपके अल्कोहल में भी घुलनशील है। UV रेज से ये नष्ट हो। जो पायरोडॉक्सिन है गंध रहित होता है, स्वाद किसका होता है? इसका कसैला। ठीक है, और सफ़ेद रवेदार होता है, सफ़ेद रंग होता है और रवेदार होता है। जल और अल्कोहल में घुलनशील, बिल्कुल, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, सो वाटर में घुलनशील है और आपके सोल्यूबल है, और आपके अल्कोहल में भी घुलनशील है। UV रेज से ये नष्ट हो। पायरोडॉक्सिन जो है आपके कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। पायरोडॉक्सिन कोएंजाइम की बात, इसलिए जैसे इसमें विटामिन B6 का सबसे अधिक सक्रिय रूप जो होता है वो होता है पायरोडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। B6 का सबसे अधिक क्रियाशील रूप होता है।
इसमें होता क्या है, जब आपके जो B6 है, विटामिन B6 है, जब ये टिश्यूज़ के अंदर एंटर करता है, एंटर इन टिश्यूज़ में एंटर करता है, तब ये क्या बनाता है, उसके अंदर एंटर करने के बाद ये बनाता है पायरोडॉक्सिल 5 फॉस्फेट। ठीक है, और जब ये पायरोडॉक्सिल 5 फॉस्फेट बनाता है, पायरोडॉक्सिन का सबसे क्रियाशील रूप यही होता है, पायरोडॉक्सिल 5 फॉस्फेट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है, कोएंजाइम के रूप में कार्य। कि देखिए जो B6 होता है, ठीक है, वो किसमें, मांसपेशियों में जो आपके प्रेजेंट होता है फास्फोरिलेज एंजाइम, उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जो फास्फोरिलेज एंजाइम कहाँ होता है, वो होता है आपके मांसपेशियों में विद्यमान, और उसके निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है, उसके निर्माण के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। चेंज करने में सहायक है, ये इसका काम। क्या करता है, ट्रिप्टोफेन जो है वो सबसे पहले कायरुनिन 9 में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है काइनुरेनिन में चेंज, उसके बाद ये चेंज होता है हाइड्रोक्सी काइरुनेनिन में, उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी एंथ्रोलिक एसिड में चेंज होता है, देन आपके ये किस में चेंज होता है, नियासिन में चेंज होता है। तो जो ट्रिप्टोफेन है वो नियासिन में चेंज होने तक इतने प्रोसेस से होकर निकलता है। क्या क्या चीज़ें बनती हैं, काइनुरेनिन बनता है, हाइड्रोक्सी काइरुनेनिन बनता है, और उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी एंथ्रोलिक एसिड बनता है। इसके बाद नियासिन का निर्माण होता है। ठीक है, नियासिन में चेंज होता है। तो ट्रिप्टोफेन को चेंज होने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है नियासिन में चेंज होने के लिए। बता देती हूँ, समझने के लिए है। ठीक है, इसमें समझने के लिए ये है कि जब नियासिन में चेंज कब नहीं होता, ट्रिप्टोफेन नियासिन में चेंज तब नहीं होता जब ट्रिप्टोफेन में काइरुनेनिन बनता है। काइरुनेनिन जब बनता है उसके बाद हाइड्रोक्सी काइरुनेनिन जो है का चेंज, हाइड्रोक्सी काइरुनेनिन जो है 5 हाइड्रोक्सी एंथ्रोलिक एसिड में चेंज नहीं होता, ये हो जाता है आपके ज़ैंथुरेनिक में चेंज। ठीक है, ज़ैंथुरेनिक एसिड में चेंज हो जाता है जब विटामिन B6 की कमी होती है। ये तब की बात हो रही है, जब विटामिन B6 की कमी होती है तब ट्रिप्टोफेन नियासिन में क्यों चेंज नहीं होता, इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि 5 हाइड्रोक्सी एंथ्रोलिक एसिड में ना चेंज होकर वो ज़ैंथुरेलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे कि आपके इसका जो B6 का जो ये है, ये आपके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है बाहर, तो इसीलिए नियासिन में चेंज नहीं हो पाता। ये तब का प्रोसेस है जब विटामिन B6 की कमी हो जाती है, और विटामिन B6 की जब कमी नहीं होती है ट्रिप्टोफेन काइरुनेनिन में चेंज होता है, फिर हाइड्रोक्सी काइरुनेनिन में चेंज होता है, देन 5 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड में चेंज होता है, देन नियासिन में चेंज हो जाता है। और नियासिन जो है हम सब जानते हैं कि पेलेग्रा रोग से रक्षा करता है। ठीक है, कोएंजाइम ए के निर्माण में सहायक है। कोएंजाइम ए के निर्माण में ये कैसे सहायक है, देखिए इसके अंदर कि ये पायरोडॉक्सिन जो है कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि लिवर में यह पेंटोथेनिक एसिड के साथ मिलता है, कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। लिवर में ये जो विटामिन B6 है पेंटोथेनिक एसिड के साथ मिलकर कोएंजाइम ए का निर्माण करता है, तो इसके लिए आवश्यक है। इंक्रीज इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। उसके अलावा ये आपके न्यूरो हार्मोन्स के निर्माण में आवश्यक है। न्यूरो हार्मोन्स के निर्माण में आवश्यक है, जिसमें आपके कौन कौन से न्यूरो हार्मोन्स हैं मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें कि आपके आता है सीरोटोनिन। ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स जिनको बोला जाता है आपके सीरोटोनिन। ओके, उसके अलावा आपके इसमें ये है एमिनोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, और एपिनेफ्रिन। ये 3 जो हैं न्यूरो हार्मोन्स हैं जिनके निर्माण के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है लिनोलेनिक एसिड को आर्किडोनिक में चेंज करता है। ये सिंपल सी बात है, अगर B6 का कमी होगी शरीर में तो लिनोलेनिक जो एसिड है वो आर्किडोनिक में चेंज नहीं होगा। सो विटामिन B6 लिनोलेनिक एसिड को किस में चेंज करता है, आर्किडोनिक में चेंज करता है।
आरबीसी के निर्माण में भी हेल्पफुल है, ठीक है, आरबीसी के निर्माण में हेल्पफुल है क्योंकि ये आपके जो आपके B6 है वो एमिनो लिवोलेनिक एसिड का निर्माण करता है और आपके जो ये अम्ल है हीमोग्लोबिन संश्लेषण के लिए पोरिफिरिन का निर्माण करता है और हिम संश्लेषण में एक प्रिकर्सर की तरह कार्य करता है। सो आरबीसी के निर्माण में हेल्पफुल है, हार्मोन्स के रेगुलेशन में हेल्पफुल है, ठीक है, हार्मोन्स के रेगुलेशन में जैसे थायराइड हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, इंसुलिन है आदि के नियम और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उसके अलावा आपके एमिनो एसिड चेंज इनटू देयर एमाइन, तो ये क्या करता है B6 एमिनो एसिड्स को उनके एमाइन में चेंज करता है, जैसे हिस्टिडीन को हिस्टामिन में, टायरोसिन को टायरामीन में चेंज करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एमिनो एसिड चेंज इनटू देयर एमाइन। नेक्स्ट देखते हैं कमी के प्रभाव। कमी के प्रभाव में क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जब B6 की कमी हो जाती है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया में प्लाज्मा में जो हिम होते हैं, जो हिम लोह तत्व पाया जाता है, उसकी कमी तो नहीं होती, उसकी कमी नहीं होती, लेकिन इसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि हीमोसिडेरिन की मात्रा लिवर के अंदर और आपके स्प्लीन में और आपके जो बोन मैरो है उसमें बढ़ जाती है। लिवर में, स्प्लीन में, ठीक है, लिवर में, स्प्लीन में आपके और आपके बोन मैरो में ये जो हीमोसिडेरिन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हीमोसिडेरिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कौन सा रोग हो जाता है, हीमोसाइटिक रक्तअल्पता होना माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं आपके, देखिए बायोटीन जो है इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1901 से ही इसकी खोज जो थी शुरू हो गई थी। वैज्ञानिक जो थे इसके खोज में जुट गए थे और उनको ये जानना था जो कि आपके यीस्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यीस्ट की वृद्धि के लिए कौन सा ऐसा तत्व है जो आवश्यक है, उसी की खोज के लिए ये लोग शुरू हो गए थे। देन क्या हुआ, 1916 में 1916 तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कच्चे अंडे के सफ़ेद भाग से जो इन्होंने पता लगाया था कि जो एग होता है उसका वाइट जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चूहों के लिए विषाक्त होता है, टॉक्सिक होता है। इस चीज़ से उनको ये पता चला था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1920 ये तो थी इतनी जानकारी। अब देखिए जो इसकी खोज की थी, बायोटीन की बेसिकली जो खोज की थी वो आपके की थी कोजेल तथा टॉनिस ने 1931 में की थी इसकी खोज। रासायनिक संरचना का वर्णन जो था वो किया गया था 1940 से 1942 में। विग्न्यूट व सहयोगी जो थे उनके, जो भी उनके साथ देने वाले थे जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो सब इन्होंने मिलकर रासायनिक संरचना का वर्णन किया था, बायोटीन की रासायनिक संरचना का वर्णन किया था। रासायनिक सूत्र की बात करें अगर तो इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H16O3N2 और S, मीन्स की कार्बन 10, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2 एंड सल्फर, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र माना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए 1901 से शुरुआत हो गई थी जो कि मैंने आपको बता दिया, और ईस्ट की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व परम आवश्यक है उसकी बात इन्होंने की थी। इसके लिए इन्होंने खोज की थी, शुरू कर दी थी 1927 में, ठीक है। 1927 में बोस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, रैट्स पर प्रयोग किया था। किस चीज़ का प्रयोग किया था कि उन्होंने रैट्स को जो डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने क्या किया था, चूहों को वाइट एग का जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, वो खिलाया, और सिर्फ वो खिलाने से चूहों के अंदर, रैट्स के अंदर डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम, उसके अलावा उनमें लॉस ऑफ हेयर, उसके अलावा उनके अंदर मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं आपके मांसपेशियों का खिंचाव, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर इस तरह के लक्षण
देखने को मिल गए थे। ये उन्होंने वाइट एग का जो वाइट पार्ट चूहों को खिलाया था उसके बाद ऐसा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने एग का येलो पार्ट, ठीक है, येलो पार्ट कौन सा होता है एग का, जिसको क्या बोलते हैं हम बेसिकली योक बोलते हैं, वो खिलाया जब उन्होंने तो और उसके अलावा लिवर खिलाया, यीस्ट खिलाया, तो जो जितने भी ऊपर सिम्टम्स आपको बताए हैं, डर्मेटाइटिस, आपके मस्क्यूलर इनकोऑर्डिनेशन, आपके जो लॉस ऑफ हेयर है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, उनकी जो सिम्टम्स नज़र आ रहे थे वो कुछ ही दिनों में क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो 1927 में बॉस ने रैट्स पर ये प्रयोग किया था। तब उन्हें ये पता चला था कि अंडे की जो सफ़ेदी का है रोग का कारक कहा गया, अंडे की सफ़ेदी को रोग का कारक कहा गया। बाद में उन्होंने क्या किया था, ठीक है, 1937 में क्या हुआ था, ग्योर्गी ने, जो ग्योर्गी नाम के व्यक्ति थे, इस बायोटिन को क्या नाम दिया था, विटामिन एच का नाम दिया था। ठीक है, ग्योर्गी ने विटामिन एच का नाम दिया था। 1939 में ग्योर्गी, कुन्हू और लेडरर नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने विटामिन एच को आइसोलेट किया था, इन्होंने विटामिन एच को अलग किया था। ये बात आ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा चलते हैं आपके आगे। 1942 में विग्न्यूट नाम के जो व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोटिन का सिंथेसिस किया था, बायोटिन का संश्लेषण किया था। तो ये है इसकी हिस्ट्री। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और किन किन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पर क्या क्या प्रयोग किया और किसने क्या नाम रखा, ये आप पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसकी विशेषताओं में देखें हम कैरेक्टरिस्टिक्स में तीव्र अम्ल व क्षार में अस्थिर होता है ये, और इनके संपर्क में आने से क्या होता है, बायोटिन का नष्ट हो जाता है, बायोटिन का विनाश हो जाता है। ताप के प्रति स्थिर है, ओके, ताप के प्रति स्थिर है। ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और आपकी एल्कोहल में कम घुलनशील है, परंतु वसा घोलकों में अघुलनशील है। यहाँ पर घुलनशील नहीं आएगा, यहाँ पर अघुलनशील आएगा। ठीक है, एल्कोहल के अंदर ये कम घुलनशील है, परंतु वसा घोलकों में अघुलनशील है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये थी इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट चलते हैं हम कार्य की अगर बात करें तो देखिए, जो बायोटिन के कार्य हैं उसके अंदर ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। अब आपके बायोटिन, इसमें क्या होता है, जो आपके जो भी चयापचयी क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है, उनको करने के लिए कोएंजाइम की तरह ये वर्क करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए ये आवश्यक होता है, सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्थिरीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं फिक्सेशन। सो उसके लिए ये सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्या करता है, मेलोनाइल कोएंजाइम। ये क्या करता है, मेलोनाइल कोएंजाइम जो है बायोटिन युक्त एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। और होता किस लिए, संतृप्त वसा के संश्लेषण के लिए। संतृप्त वसा को संश्लेषित करने के लिए इस प्रोसेस की आवश्यकता होती है। मेलोनाइल कोएंजाइम बायोटिन युक्त एंजाइम की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है आपके एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और बायोटिन युक्त जो एंजाइम है वो मेलोनाइल को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज करने में आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका काम क्या है, पायरुविक एसिड। ओके, पायरुविक एसिड पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम और बायोटिन की उपस्थिति में किसमें चेंज होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसके कार्य की बात बताई जा रही है कि क्या क्या इसके कार्य हैं, बायोटिन कहाँ कहाँ काम आते हैं, कहाँ कहाँ हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें पायरुविक एसिड, पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम और बायोटिन की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज। ठीक है, इसके अलावा इसका कार्य देखिए क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। इसमें क्या है, प्रोपियोनिक एसिड बायोटिन की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है, सक्सेनिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड बायोटिन की उपस्थिति में, बायोटिन की प्रेजेंस में आपके सक्सेनिक एसिड में चेंज हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो एसिड है वो किस में चेंज होता है, कौन सा एंजाइम किस में चेंज हो जाता है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा बायोटिन की प्रेजेंस में। तो ये इसके कार्य जो बताए गए हैं ये हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बायोटिन जो है वो बॉडी में फॉलिक एसिड, उसके अलावा पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन B12 की उपयोगिता को बढ़ा देता है। बायोटिन की उपस्थिति बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की, आपके पेंटोथेनिक एसिड की और विटामिन B12 की
जो यूज़ है उनका उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये बायोटिन के कार्य हैं जो हमने पढ़े। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसके बारे में। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कमी के प्रभाव। स्टूडेंट्स इसकी कमी के क्या प्रभाव होते हैं। देखिए वैसे तो बायोटिन की जो है बॉडी में कमी नहीं होती है, क्योंकि बायोटिन जो है मोस्टली सभी प्राणिज और आपके जो वानस्पतिक भोज्य पदार्थ है उनमें पाया जाता है, सब में मिलता है। ठीक है, उसकी कमी नहीं होती है। लेकिन जो लोग अंडे, कच्चे अंडे मीन्स की जो रो एग को खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर बायोटिन की कमी हो जाती है, क्योंकि एग के अंदर एविडिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि आपके बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, वो है आपके एविडिन। ठीक है, और एविडिन किस में पाया जाता है, एविडिन पाया जाता है आपके एग में, कच्चे अंडे में एविडिन पाया जाता है। जब अंडे को बॉयल करते हैं, जब अंडे को हीट के कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं, एग अगर ये हीट के कांटेक्ट में आता है तो ये जो एविडिन होता है, एविडिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि कच्चे अंडे के अंदर जो एविडिन होता है वही है जो बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है। और अगर बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न होती है तो बायोटिन की बॉडी में कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो उसकी कमी के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और वो कौन से हैं, वो है आपके नॉर्मली देखा जाए तो स्किन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके अलावा जो रिंकल्स हैं बॉडी में, और एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम, एनोरेक्सिया होता है भूख कम लगना, नहीं लगना। ओके, नोजिया मीन्स की चक्कर आना, नोजिया वैसा फील होना, एंड आपके वॉमिटिंग जैसा फील होना जिसको नोजिया बोला जाता है। उसके अलावा फीलिंग लेथार्जिक एंड ड्रॉसी, जैसे कि आलस्य और सुस्ती वाली, और आपकी मेंटल टेंशन, ये सिंपल सी जो आपके आ रही हैं ये सिम्टम्स नज़र आते हैं कमी के। उसके अलावा एक मेन जो आपके आता है SIDS, जिसको बोला जाता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, इसको बोला जाता है आपके हिंदी में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम। SIDS की फुल फॉर्म पूछे, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, किसकी कमी से, ये होता है बायोटिन की कमी से अचानक शिशु मृत्यु, जिसमें कि पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता कि बच्चे की अचानक मृत्यु हो कैसे गई, उनको बच्चे की अनहेल्दीनेस का आभास भी नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता, और बच्चे की डेथ हो जाती है, शिशु की डेथ हो जाती है। ये बेसिकली ये जो रोग है SIDS, ये अमेरिका में जो है आपके वहाँ के शिशुओं में अधिक होता है, जहाँ पर उनको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल जो मिल्क होता है, कृत्रिम दूध पिलाकर पाला जाता है जिन बच्चों को, तो सुपाच्य की दृष्टि से उनमें से क्या कर दी जाते हैं, उनमें उपस्थित जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनमें उपस्थित जो मिनरल्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो दूध के अंदर क्या मिनरल्स फिर नहीं होते, और मिनरल्स की कमी के साथ साथ बायोटिन की भी कमी हो जाती है। इस कारण से जो शिशु है उसकी जो लिवर है उसके अंदर बायोटिन की मात्रा है बिल्कुल कम हो जाती है, और बिल्कुल कम होने की वजह से बायोटिन की अत्यधिक कमी शिशु की मृत्यु का कारण बन जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा SIDS क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब शिशु को कृत्रिम दूध पिलाया जाता है तो उसको इजी डाइजेशन के चक्कर में क्या किया जाता है, उनमें से मिनरल्स को निकाल लिया जाता है। मिनरल्स निकालने से बायोटिन की भी कमी हो जाती है, और उस वजह से शिशु की मृत्यु हो जाती है, और लीवर के अंदर बायोटिन की कमी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये है आपके। उसके अलावा इसको कॉट डेथ भी बोला जाता है, मीन्स की बिस्तर पर मौत। ठीक है, दो नाम है इसके। चलिए देखते हैं प्राप्ति साधन कौन कौन से हैं। प्राप्ति साधन स्टूडेंट्स नॉर्मली इसके वही हैं जो हमने उसमें पढ़े थे, दूसरे जो आपके जैसे कि खमीर है, ठीक है, ड्राई यीस्ट है, ठीक है, उसके अलावा लिवर है, उसके अलावा आपके मूंगफली है, और ये ज़्यादातर आपके चावल की जो ऊपरी परत होती है जिसको उसमें सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा वैसे जो है आपके बायोटिन सभी प्रकार के वनस्पतिक भोज्य पदार्थों में, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में मिलता है, जिसमें आपके वनस्पतिक और प्राणिज दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थ शामिल हैं, जिसमें मछली, मांस, अंडा, तेल, बीज, दूध आपके ये सब में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और नॉर्मली बायोटिन की कमी शरीर में नहीं होती है,
ठीक है, वो अगर उन्हीं लोगों में होती है जो कि कच्चा अंडा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बायोटिन के एब्जॉर्प्शन में जो बाधा पहुंचाने वाला पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एविडिन। सो ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो एक वर्ड को 4-5 तरीके से उसमें दिखाया जाता है कि क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा कर दिया जाए, चाहे क्वेश्चन को कितना भी कंफ्यूजिंग वे में उसकी लैंग्वेज हो, सो आपको ईजी लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आई होप कि आपको मेरा वीडियो भी अच्छे लग रहे होंगे। सो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।